हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बुनियादी उसूल क्या क्या हैं। फंडामेंटल का मतलब हमारे पास है बुनियादी, प्रिंसिपल का मतलब है उसूल व ज़वाबित कवानीन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो पढ़ते हैं उनकी क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं, क्या क्या वो कंपाउंड्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, कौन से एलिमेंट्स उनके अंदर पाए जा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ ऐसे है कि ऑलमोस्ट 200 ईयर्स एगो, तकरीबन 200 साल पहले, एक कंपाउंड्स की जो क्लासिफिकेशन थी वो दो तरीक़ों से थी। That was on the basis of their origin and on the basis of their properties, कि वो जो कंपाउंड हैं वो कौन सी चीज़ से ओरिजिनेट किए गए, कहाँ से पैदा किए गए, इस बिना पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक का कंसेप्ट था, रिलेशन था लिविंग्स के साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। दैट organic compounds can only be produced by living organisms, either it can be plants or it can be animals। जबकि इसके उलट था inorganic compound, inorganic compounds can be produced from non-living bodies like minerals। हमारे पास जो भी non-living चीज़ें होती हैं, minerals हैं, मादनियात वगैरह हैं, अर्थ क्रस्ट है, रॉक्स वगैरह हैं, इनसे जो हमारे पास चीज़ें हासिल होती थी उन्हें हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस था आज से तकरीबन 200 साल पहले, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ हम नेचुरली तौर पर हासिल कर सकते हैं पौधों से या जानवरों से, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा नॉन लिविंग से या मिनरल्स वगैरह से हासिल कर सकते हैं। तो एक वाज़े डिफरेंस था बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स while inorganic compounds can be produced by non-living organisms like minerals, and organic compounds cannot be produced by inorganic compounds। या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन मेड नहीं थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर तैयार नहीं कर सकते थे। ये एक पुराना कंसेप्ट था जो पहले पेश किया गया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे में। आगे एक टर्म हम पढ़ते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल का मतलब होता है एक ख़ास किस्म की, एक यूनिक हमारे पास फोर्स होती है। तो उस फोर्स कुछ कंपाउंड में होती है और कुछ कंपाउंड में नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी देयर इज अ वाइटल फोर्स, स्पेशल फोर्स दैट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हाइल इट इज एब्सेंट इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में खास किस्म की एक फोर्स पाई जाती है जो फोर्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होती है। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते। हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डीएनए वगैरह वगैरह, ये हमारे पास प्योर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग, चूँकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद नहीं बना सकते, ख़ास किस्म की एक फोर्स पाई जाती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होती है। इस वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते। एक पुरानी डेफिनेशन थी वाइटल फोर्स थ्योरी। बाद में इस थ्योरी को रद्द किया एक साइंसदान आया, फ्रेडरिक वोलर उसका नाम था, जब उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे आप कहते हैं अमोनियम साइनाइड, उसका फार्मूला है NH4CNO, अमोनियम साइनाइड, दैट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। जब वो इस पर काम कर रहा था वाइल एक्सपेरिमेंट, उसने देखा कि अमोनियम साइनाइड कन्वर्ट हो गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसे हम कहते हैं यूरिया। फार्मूला है उसका CONH2 ट्वाइस, या हम लिख सकते हैं CONH2 बॉन्ड NH2, दो दफ़ा हमने NH2 लिखना है। तो जैसे ही उसने ये प्रोडक्ट बनाया तब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लैब के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो गई। तो पहले जो एक कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
तब ये वाला प्रोसेस, ये वाला जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया और तब से वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई, जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते। तो फ्रेडरिक वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रद्द किया और जैसे उसने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया, यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन यूराइन ऑफ मेमल्स, तो तब से मिलियंस एंड बिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब के अंदर और आर्टिफिशियली बनना शुरू हो गए। आगे हमारे पास है मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की आजकल की जदीद डेफिनेशन क्या है। साइंसदानों ने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनमें कार्बन एक बेसिक एलिमेंट के तौर पर मौजूद था और कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी मौजूद था। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया गया और हाइड्रोकार्बन्स को कंसीडर किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है। ठीक है, एक तो हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है, दूसरा उनके डेरिवेटिव्स मौजूद है। तो मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग द कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है CH4 मीथेन, इसमें ये सिंपलेस्ट अल्केन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। अब इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। आगे एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हमने कैसे बनाया, जो हमारे पास मीथेन था, मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसी जगह पर हमने कोई दूसरा एलिमेंट, कोई दूसरी चीज, दूसरा सब्सटेंस रख दिया। यहाँ पर हमने क्लोरीन रखा है, इसे आप कहते हैं क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, जबकि इनके अलावा बाकी जितने भी है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी पाया जा सकता है, नाइट्रोजन भी पाया जा सकता है और सल्फर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ये इसके अंदर कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बोनेट का एनाइन है और बाइकार्बोनेट है, इसमें हम देखते हैं कार्बोनेट के ऊपर -2 है और बाइकार्बोनेट के ऊपर ये -1 है, ये सारे के ऊपर है। तो ये -2 -1 क्यों आता है, हमें पता है कि कार्बोनेट में एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी -6 और एक कार्बन 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बना सकता है, इसके ऊपर क्या होगा +4, ये +4 -6 जवाब क्या आएगा, CO3 के ऊपर टोटल जवाब आएगा -2। और जब आप यहाँ पर H ऐड कर देंगे, यहाँ पर अगर हम H ऐड कर दें, एक H के ऊपर चार्ज क्या होता है +1, तो +4 +1 +5 -6 क्या आ जाएगा -1, इस वजह से HCO3 के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है -1। तो अगर हम यहाँ पर समराइज करें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुतालिया ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, जबकि इनके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन।